Hey everyone, welcome to Unacademy platform and welcome to the short video series। तो आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, वो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो टॉपिक है वो हमारे जीएस पेपर 2 जो कि हमारा पॉलिटी सेक्शन का कवर करता है, वहां पे ये काफी आपको हेल्पफुल होगा। वहां पे मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक होता है पोटा एक्ट, एक होता है टाडा एक्ट। तो ये जो एक्ट होते हैं, इन एक्ट्स में क्या क्या दिक्कतें आती हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में, क्या क्या दिक्कत आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच में, किस तरीके से इन एक्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है, क्या अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट या टाडा एक्ट या पोटा एक्ट में हमें बेल मिलती है या नहीं मिलती है, इन सब चीजों को हमें क्या है कवर करना होगा। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर 3 लोगों को बेल दी हुई है। यूजली अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में बेल मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी चीज को क्या है को रिलेट करके हमें पढ़ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम एंड अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को साथ में लेकर। ये जो टॉपिक होते हैं, इस तरीके के टॉपिक आपके लिए, लेट से अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में जब हम बात करते हैं तो उस क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, बॉडी पार्ट लिखना होता है और कंक्लूजन लिखना होता है। और हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक बॉडी पार्ट, बेसिक कंक्लूजन दिया तो यू विल इजिली फेच हाफ मार्क्स हियर, हाफ मार्क हियर एंड 1.5 मार्क हियर इफ यू विल गोइंग टू कंप्लीट योर आंसर। और इसी को अगर आपको बढ़ाना है, मतलब आपको 2.5 से 3 नंबर्स को अगर आपको इंक्रीज करना है अपने की कंटेंट जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो कंटेंट आपका बढ़ता है इस तरीके से। तो अगर आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है और वो क्वेश्चन में आता है कि हाउ कैन द फंडामेंटल राइट्स कैन बी ब्रीच्ड, और इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारे आर्टिकल है, जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है या फिर आर्टिकल 14 है, तो ये किस तरीके से ब्रीच होते हैं, इन सब चीजों को हमें यहां पर पढ़ना होगा। तो ये एक क्या है, एक टॉपिक तैयार होता है। और आपका अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको बॉडी पार्ट में एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। और बॉडी पार्ट में जो आप 5 पॉइंट्स लिखते हैं ना, तो वो पॉइंट्स के आपको ये इट कैन बी वन ऑफ द पॉइंट, है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या है, मेंस की प्रिपरेशन को समझना है। ओके, सो वी विल बिगिन दिस अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट टॉपिक। कल हमने पढ़ा था कि राइट टू बी फॉरगेटन। तो राइट टू बी फॉरगेटन में क्या था कि जो माफीनामा जाहिर होता है, तो अभी एक माफीनामा को भी क्या है अप्रूवल मिला है, और यूजुअली जो है माफीनामा जारी नहीं होते हैं, और उसमें भी दिल्ली हाईकोर्ट क्या है काफी सक्रिय रहा। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट में भी दिल्ली हाईकोर्ट सक्रिय है, और सुप्रीम कोर्ट भी क्या है अपनी अपनी क्या है यहाँ पर एक एवेल्यूएशन करते रहते हैं। तो आने वाले समय में यही हम बोलते हैं ना कि अपग्रेडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशियल बॉडी इन आवर सिस्टम, वो जरूरी होता है जिससे कि हमारा स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी चलता रहे। तो इसी टॉपिक को हम क्या है बिगिन करेंगे। बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपके लिए 100+ टॉप एजुकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। माय नेम इज तारकेश्वर जैन, आई एम टीचिंग यू PSIR करंट अफेयर। हमारी एथिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं, फ्री लाइव क्लासेस। जो भी बच्चे एथिक्स में वीक हैं, जिनको लगता है कि एथिक्स का टॉपिक उनका तैयार नहीं है, तो अभी मेरी आपके लिए लगभग 10 क्लासेस ही कवर हुई हैं, जिसमें मैंने आपके 12 टॉपिक कवर किए हुए हैं फ्री लाइव क्लासेस में। तो वहां पर आप इन 12 टॉपिक को कवर कर सकते हैं, और 1 जुलाई से आपके लिए नई क्लासेस वहां पर देखने के लिए मिलेगी। दिस इज माई अचीवमेंट, दिस इज माई क्वालिफिकेशन। और ये टेलीग्राम चैनल है जहां से आपके लिए जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं उन सबका PDF यहाँ पर मिल जाता है। अनअकैडमी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को लेकर काफी सक्रिय है। जो भी बच्चे जिनको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है, तो वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं अनअकैडमी मैनेजमेंट टीम को, एंड दे कैन विन द प्राइज एज वेल। अनअकैडमी में 80 टेस्ट जो है 80 टेस्ट से ज्यादा यहाँ पर अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, जिनका कॉस्ट 30,000 रुपए के करीब है। जो भी बच्चा 1 साल के ऊपर का सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदेगा तो वो इसको अवेल कर पाएगा, जिसमें 50 टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के और 30 टेस्ट होते हैं मेंस के। और ये जो है ये आपके लिए 30 जून तक ही वैलिड है ऑफर, और 4 जुलाई से आपके लिए टेस्ट अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। 1-on-1 मेंटरिंग सेशन भी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। इसकी लास्ट डेट भी 30 जून है, जिसमें आपके लिए जो भी सिलेक्टेड IAS IPS और जो भी हमारे UPSC में रैंकिंग आती है, उनके गाइडेंस में आप लोगों को ये प्रोग्राम मिलता है। इसमें केवल 100 सीट्स हैं, और ये जो प्रोग्राम है वो वैलिड रहेगा अगर आप 2 साल से ऊपर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदते हैं। महा सब्सक्रिप्शन प्लान भी अनअकैडमी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें आप अगर अभी एक प्लान खरीदेंगे 1 ईयर से ऊपर का, तो आपको नेक्स्ट ईयर मेंस एग्जामिनेशन तक का जो प्लान है वो वैलिड रहेगा। 25% ऑप्शनल की फीस
आपके लिए माफ की जाती है अभी, और आप रेफरल कोड यूज करेंगे तो रेफरल कोड रहेगा TJLIV, तो आप इसको भी अवेल कर पाएंगे। मतलब 2022 मेंस के एग्जाम तक आपको ये मिलता ही मिलता है सब्सक्रिप्शन प्लान, और अभी आपके लिए लगभग 35% का ऑफ मिलता है। तो आपको 35% का जो ऑफ है, तो आपका प्लान अभी लगभग 68,000 रुपीज का है, GS प्लस ऑप्शनल, वही आपको 51,000 रुपीज में अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। लोन की फैसिलिटी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। लोन में आपको कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं है। 20+ बुक्स अनअकैडमी आपके लिए प्रोवाइड करता है, जिनका कॉस्ट है 10,000 रुपए। आपको ये जो बुक्स है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई से डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप कोर्स परचेज करेंगे, विद इन ए वीक आपसे एड्रेस पूछा जाएगा और आपके घर में ये बुक्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान है। प्लस प्लान में लाइव टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू द क्लासेस मिलते हैं और स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं तो आइकॉनिक में प्लस के अलावा गाइडेंस प्रोग्राम, एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, एक्सपर्ट की गाइडेंस, और इसके बाद स्टडी मटेरियल प्लस स्टडी प्लानर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड मिलते हैं। मतलब कि आपका जो आइकॉनिक प्लान है उसमें आपको प्लस के बाद कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चा अगर 1 साल का प्लान खरीदता है अकेले GS का, तो वो मिलता है उसको 44,550 रुपए का, जिसमें आप TJLIV कोड अप्लाई कर सकते हैं। आइकॉनिक में 67,000 रुपीज का है, तो सेम कोड यू कैन अप्लाई देयर एज वेल। 27,000 का जो कोर्स है हमारा 27,500 रुपए का, वो है अपना ऑप्शनल का कोर्स। वही आपके लिए 10% अप्लाई करेंगे तो 24,750 रुपए का ये कोर्स पड़ता है, जिसमें आप TJLIV कोड अप्लाई करेंगे। 1 ईयर 2 ईयर NCERT फिनिक्स बैचेस भी अनअकैडमी के द्वारा शुरू किए जा रहे हैं 30 जून से। तो ये सब चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये जो आपके फ्री टेस्ट हैं वो 1 जून से शुरू हो गए हैं। ये है आपके फ्री टेस्ट, जिसमें आपको TJLIV कोड अप्लाई करना है। और आपको अनअकैडमी कॉम्बैट इज गोइंग ऑन, जिसमें स्कॉलरशिप है। मतलब कि आपको हर सुबह 11 बजे हर संडे का, तो आज जैसे कि 11 बजे, तो आपके लिए क्या है, यहाँ पर आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो TJLIV कोड अप्लाई करेंगे तो हिंदी इंग्लिश में दोनों टेस्ट है, इसमें आपको स्कॉलरशिप जीतने का काफी आपको क्या है चांसेस मिलते हैं। सो मेंस का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट इज क्रिटिसाइज्ड बाय द सिविल सोसाइटी एज एंटीथेटिकल टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम टू डिसेंट, रूल ऑफ लॉ एंड फेयर ट्रायल। मतलब कि राइट टू डिसेंट भी ब्रीच करता है ये, राइट रूल ऑफ लॉ भी ब्रीच करते हैं, और हमारे जो फेयर ट्रायल्स होते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, टोडा एक्ट, पोटा एक्ट, जिससे भी होता है वो हमारे क्या है ब्रीच होते हैं। और सिविल सोसाइटी या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। सो इट इज एंटीथेटिकल इन नेचर। यहाँ पर हमें क्या है कमेंट करना है, और ये क्वेश्चन जो है ये 10 मार्क्स का है, तो ये आपको 150 वर्ड्स में लिखना होगा। तो इसको किस तरीके से आप इसको पेश करेंगे, तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड जानना होगा कि 2020 में दिल्ली रायट हुए थे, हम सभी को पता है, उसमें काफी लोगों की जाने गई थी। एक IB के ऑफिसर थे, उनकी भी जान चली गई थी। तो ये जब दिल्ली रायट हुए थे तो उसमें 3 एक्टिविस्ट थे, उनको बुक किया गया था अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 एक्ट के तहत, और इनको क्या है बेल नहीं मिल रही थी, और बेल ना मिलने की वजह से काफी ये परेशान थे। और एक चीज जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में होता है कि आप चाहे कन्विक्टेड हो या नहीं हो, अगर आप खाली एक्यूज हैं तो आपको यहां पर क्या है बेल नहीं मिलेगा। तो कोई भी जब किसी भी क्राइम में बुक होता है तो सबसे पहले उसकी FIR होती है, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, और फिर एक चार्जशीट जो है पुलिस की तरफ से फाइल होती है, और चार्जशीट फाइल होने के बाद वो केस जाता है हमारा कोर्ट में, और कोर्ट में उनकी पेशी चलती है, और पेशी के दौरान उनको बेल नहीं मिलती है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में। और इनमें जो यूजुअली बुक्ड होते हैं लोग वो होते हैं टेररिस्ट। मगर हमारे देश में जैसे दिल्ली राइट में केस हुए तो वो टेररिस्ट की एक्टिविटी में केस नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो एक कम्युनल कन्फ्लिक्ट हुआ ना, मगर फिर भी उनको ऊपा में बुक किया गया। तो इसी चीज को क्या है सोसाइटी इसको एंटीथेटिकल मानता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम टू डिसेंट, रूल ऑफ लॉ एंड फेयर ट्रायल में। दिल्ली हाईकोर्ट को जो जजमेंट था वो एक सही डायरेक्शन में था, और इसने काफी जो इससे एसोसिएटेड केस रहते हैं उसको एक नई डायरेक्शन दी है। व्हाट इज दिस अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये 1967 में एक्ट आया था, जिसको टाइम एंड अगेन हमने इंप्लीमेंट किया, अमेंड किया, और 2004-2008 में इसको अमेंड किया, और 2019 में भी इसमें अमेंडमेंट हुए थे, और इसको अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किया गया, और इसमें डिजिग्नेट किया गया एक इंडिविजुअल के लिए टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट। अब इसी को डील करने के लिए अगर हम टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स की बात करते हैं तो वो डेविएट होते हैं ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीजर से। मतलब ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीजर जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई अगर करप्शन के केस में बुक हुआ है तो उसको बेल मिल जाती है ना, और ये अगर इस केसेस में कोई बुक होता है तो इट विल क्रिएट एन एक्सेप्शनल रिजीम जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड जो है
वो कर्टेल होते हैं एक सामने वाले के। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि बेल मिलना, एक सामने वाले को लॉयर हायर करना, एक कुछ क्या है बेसिक राइट्स है जो कि मिलना चाहिए एक ह्यूमन राइट्स के हिसाब से। अब 2016 से 2019 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, वो रिपोर्ट थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट, जिसमें यह पाया गया कि ऊपा एक्ट में 4231 केस जो है वो रजिस्टर किए गए। 4231 केस में रजिस्टर्ड हुए लोग, मगर जो कन्विक्टेड हुए एंड में वो रहे 112। अब आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 1% से भी कम केसेस जो है यहां पर लोगों के लिए कन्विक्ट किया गया। अब जो बेचारे 99% जो लोग थे वो कन्विक्ट तो नहीं रहे, अब उनको यहां पर क्या है छोड़ दिया गया, मगर उनके लिए यहां पर जेल में रहना पड़ा जब तक कि उनका ट्रायल पीरियड चल रहा था। अब जेल में रहना पड़ा तो वी ऑल नो कि जेल की हालत क्या है हमारे देश में। तो ये जो डराने वाला डेटा है ये सामने निकल कर आता है। और इसी में ऊपा एक्ट, टाडा एक्ट, पोटा एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी टेररिज्म एक्टिविटी से रिलेटेड है। टाडा एक्ट टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड है और ये सब चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। अब अगर हम इश्यूज इन्वॉल्व की बात करते हैं इसमें, तो व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व हियर, तो सबसे मेजर इशू यहां पर इन्वॉल्व है वो है कि ये जो एक्टिविटीज हैं उसमें टेररिस्ट की क्या डेफिनेशन है वो हमारे देश में अलग है और यूनाइटेड नेशन में अलग डेफिनेशन है। पहले तो यही अलग अलग क्या है, एक डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है डिनाइल ऑफ बेल। तीसरा यहां पर डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो है पेंडेंसी ऑफ ट्रायल, बेल नहीं मिल रही है और ट्रायल भी उनका चल रहा है काफी सालों से। फिर यहां पर आता है स्टेट ओवररीच का इशू, कि जो स्टेट के पावर हैं वो भी क्या है यहां पर ओवररीच हो जाते हैं क्योंकि एक्सेसिव पावर वो पहुंच जाता है। और पांचवा जो इशू आता है यहां पर वो है हमारा कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो स्टेक होल्डर यहां पर बन जाता है, मतलब यहां फेडरल मतलब स्टेट और सेंटर की जो बीच की बात है वो स्टेक होल्डर बन जाते हैं। सो दिस ऑल आर द 5 मेजर एसोसिएटेड इश्यूज जो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब 5 मेजर इश्यूज तो है वो जो एसोसिएटेड हैं, तो इस तरीके से आप क्या है अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं इस फॉर्म में। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि यू कैन ऑल्सो मेक, अगर आपको 4 पॉइंट लिखने हैं तो समय कम है और आपको अगर 10 मार्क्स में 5 पॉइंट्स लिख लीजिए और 5 इस तरीके से आप क्या बना लीजिए, या फिर आप ट्रायंगल बना सकते हैं। तो आपको क्या है ये टाइम भी बचाता है और आपके क्वेश्चन को जल्दी भी कंप्लीट आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप डरिएगा मत, इसमें आपके लिए कोई भी मार्क्स जो है कटेंगे नहीं। इवन आप अगर प्रेजेंटेशन सही रखेंगे तो आपके मार्क्स ही अच्छे मिलेंगे। तो हमेशा बोलता हूं इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन और फिर आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स दिए जाते हैं, अगर आपका अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो आपको क्या है मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। नाउ अब अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे टेररिस्ट एक्ट की, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है वो है वेग डेफिनेशन। यूनाइटेड नेशन में डेफिनेशन जो है यूनाइटेड नेशन स्पेशल रैपोर्टियर की ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स वाइल कंसर्निंग टेररिज्म, वो क्या है कि कोई भी अगर हमें यहां पर किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए आदमी को अगर हमें घोषित करना है कि वो टेररिस्ट है कि नहीं है, तो उसके लिए 3 मेजर इश्यूज होने चाहिए। पहला क्या कि जो वो काम कर रहा है दैट वर्क हैज टू बी डेडली, मतलब उसने इस भाव से वो काम किया होगा कि मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लूंगा। दूसरा यहां पर आता है वो है कि उसके आइडियोलॉजिकल बेसिस ऐसे रहे होंगे कि उनको कोई मकसद है, जैसे लव जिहाद का एक मकसद हो गया है ना, तो वो भी एक इशू रहा होगा। तीसरा यहां पर इशू होगा कि लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन में उसमें फियर क्रिएट करना होगा, तो फियर क्रिएटेड अमंग द लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 3 इश्यूज यहां पर होंगे तो ही यूनाइटेड नेशन स्पेशल रैपोर्टियर उसको घोषित करेगा कि वो एक टेररिस्ट है। और उसमें 3 क्या है, तो पहला कि द मींस मस्ट यूज बी डेडली, इंटेंट बिहाइंड द एक्ट मस्ट बी टू कॉज फियर अमंग द पॉपुलेशन, और कंपेल मजबूर करना गवर्नमेंट को। हमारे यहां पर जैसे कि आपने अगर देखा होगा तो एक केस था जिसमें हाईजैक कर लिया था, है ना, प्लेन को हाईजैक कर लिया था और वो प्लेन में से हमें आखिर में अपने टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा। और वो टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा तो उसमें क्या हुआ, कंपेल किया गवर्नमेंट ने, कंपेल किया गवर्नमेंट को बाय द टेररिस्ट, तो ये भी क्या है एक टेररिस्ट एक्ट बन जाता है। फिर आता है आइडियोलॉजिकल गोल में भी उनके लिए क्या है डिफरेंसेस होना चाहिए। तो ये 3 मेजरली निकल कर आती हैं चीजें विच विल गेट टेररिस्ट एक्टिविटी डेफिनेशन। और वो क्या है, वेग है। वेग क्यों है, क्योंकि जब हम अपने ऊपा एक्ट की बात करते हैं दूसरी तरफ, तो ऊपा एक्ट में केवल डेथ नहीं हमने काउंट किया है, अगर हम किसी को इंजुरी भी करते हैं या फिर डैमेज टू प्रॉपर्टी भी करते हैं देन ऑल्सो दैट पर्सन कैन बी बुक्ड अंडर दिस ऊपा एक्ट। तो ये क्या हुए, कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कि हमारे देश में केवल डेथ के लिए फियर होना नहीं, इंजुरी भी अगर हो रही है और उससे पब्लिक प्रॉपर्टी भी स्टेक होल्डर बनती है तो ऊपा एक्ट में वो बुक हो सकता है।
फिर आता है डिनाइल ऑफ बेल। डिनाइल ऑफ बेल का मतलब क्या हुआ कि किसी को भी बेल से मना कर देना। तो अपना सेक्शन 43 क्लॉज डी क्लॉज 5 है ऊपा एक्ट का, वो ये कहता है कि एक्यूज पर्सन जो होगा ऑन बेल तभी मिलेगी या फिर उसको प्रिवेंट करता है रिलीज करने से ऑफ एन एनी एक्यूज पर्सन अगर पुलिस चार्जशीट फाइल करती है और उसमें ये लिखती है कि एक्यूज माइट हैव ए प्राइमा फेसाई ट्रू, मतलब कि एक्यूज का जो ग्राउंड है वो क्या है, सही हो सकता है, उसने 100% कंफर्म नहीं किया अपनी चार्जशीट में। और जो इफेक्ट होगा सेक्शन 43 क्लॉज डी क्लॉज 5 में वो ये होगा कि जो पुलिस होगा दे हैव टू इलेक्ट चार्ज ऑन द इंडिविजुअल अंडर ओपा, और वो बन जाएगा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर बेल टू बी ग्रांटेड। एंड बेल जो है वो क्या है हमारा, तो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लिबर्टी भी है और वो हमें सेफ गार्ड भी प्रोवाइड करता है। तो दूसरा इश्यू तो डिनाइल ऑफ बेल रहा। थर्ड आता है वो है पेंडेंसी ऑफ ट्रायल। तो एज वी ऑल नो कि एक तरफ तो बेल नहीं मिल रही, दूसरी तरफ ट्रायल पीरियड भी बहुत ज्यादा है। इंडिया में एवरेज ट्रायल पे रहने वाले जो वी कैन से गुनहगार हैं वो कितने हैं, 95.5% है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रायल है वो हर साल केवल 5% ही कंप्लीट होती हैं, और वो सिग्निफाई करता है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ अंडर ट्रायल इंप्रिजनमेंट हमारे देश में रहता है। तो ये क्या है, बहुत ही मेजर इशू है जो हमें देखने को मिलता है। इसी को लेकर हमारे देश में एक मलीमठ कमेटी भी बनाई गई थी। क्या नाम था कमेटी का, उस कमेटी का नाम था मलीमठ कमेटी, जो कि हमारे ये जेल के जो हालात हैं उनको देखने के लिए था। फिर आता है यहां पर चौथा इशू, वो है स्टेट ओवर रीच का, मतलब इट इंक्लूड्स एनी एक्ट जो कि लाइकली टू थ्रेटन है या फिर लाइकली टू स्ट्राइक ए टेरर इन द पीपल है। और वो क्या करता है, एक पावर दे देता है गवर्नमेंट के लिए टू ब्रांड एनी ऑर्डिनरी सिटीजन और एक्टिविस्ट ए टेररिस्ट विदाउट द एक्चुअल कमीशन ऑफ दिस एक्ट। मतलब उसने किया हो या ना किया हो, कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन अगर जरा सा भी डर पैदा करने की भी कोशिश करता है, डेथ नहीं डर, तो भी क्या है उसको हम इसमें कानून में बुक कर सकते हैं। और स्टेट के पास इसमें ज्यादा पावर आ जाते हैं और ये वीक पावर होते हैं टू डिटेन दैट पर्सन एंड अरेस्ट दैट इंडिविजुअल्स जो कि बिलीव करते हैं टू बी इंडल्ज इन द टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो इससे क्या निकल कर आता है कि जो हमारा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो स्टेट यहां पर वो ज्यादा पावर देता है, मगर वो पावर को वेग बन जाता है जब स्टेट अपना एक अनब्रिंडल्ड पावर यूज करता है। पांचवा और आखिरी यहां पर इशू है वो है अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म। वो कैसे कि भाई हमारे 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है, और इसमें जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर पुलिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट, और पुलिस जो है वो टेररिज्म रिलेटेड केसेस देखती है, मगर चार्जशीट फाइल करने के बाद इधर पे जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है। तो कुछ एक्सपर्ट यहां पर फील करते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर वीक हो जाता है क्योंकि यहां पर हम निग्लेक्ट कर देते हैं पुलिस की अथॉरिटी को टेररिज्म केसेस में, और पुलिस जो है एक स्टेट सब्जेक्ट रहता है। तो ये तो रहे हमारे क्या एसोसिएटेड इश्यूज। नाउ अब ये जो जजमेंट दिया है जिसमें हमने बेल दिया है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में, वो जो बेल दिया उससे सिग्निफिकेंस क्या निकल कर आता है, तो पहला यहां से सिग्निफिकेंस है कि भले ही हमारे देश में ऊपा है और उसमें बेल नहीं दे सकते हैं, बट देयर इज ए स्कोप, और जो स्कोप है ऊपा का वो एक लिमिटेड है, मतलब आप उसको हर हालत में यूज नहीं कर सकते हैं। वो तभी आप यूज करोगे जब रीजनेबल ग्राउंड होगा और वो प्लॉसिबल होगा इस टेररिज्म के डेफिनेशन में। एंड ऊपा इज मेंट टू डील टेररिस्ट ऑफेंसेस। जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पे दंगे हुए, कम्युनल वायलेंस है और आपको बुक करना था, आपने किसी को भी बुक कर दिया है ना। तो अनटिल एंड अनलेस डेडली ना हो, आइडियोलॉजिकल गोल पूरा ना हो और लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को फियर पैदा ना करे, आप उसमें बुक नहीं करेंगे। दूसरा यहां पर इशू आता है जो कि सक्सेस सिग्निफिकेंस निकल कर आता है इस जजमेंट का, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2021 में जजमेंट सुनाया था जिसका नाम था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीम केस, जिसमें उन्होंने भी ऊपा एक्ट के तहत क्या है, डिस्पाइट रेस्ट्रिक्शंस ऑन बेल दे दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये माना था कि फंडामेंटल राइट ऑफ दैट पर्सन इज गेटिंग वायलेटेड एंड कोर्ट हेल्ड दैट राइगर्स ऑफ ऊपा बेल रेस्ट्रिक्शंस विल मेल्ट डाउन जब कोई भी लाइकलीहुड ऑफ द ट्रायल जो है वो कंप्लीटेड होता है अगर रीजनेबल टाइम मिनट में। तो ये क्या इशू निकल कर आता है, दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर स्टेप इन्हीं को देखकर लिया और उन्होंने ये बोला कि इट वुड नॉट बी डिजायरेबल फॉर कोर्ट कि वो वेट करेंगे जब तक कि एक्यूज की पूरी सजा पूरी नहीं हो जाती है स्पीडी ट्रायल में, और एंटायर विटिलिएटेड बिफोर दे आर सेट ऑन लिबर्टी। मतलब यहां पर ये बोला कि भाई हम पूरे समय तक वेट नहीं करेंगे कि एक्यूज बिल्कुल कन्विक्ट हो जाए, हम उसको पहले भी बेल दे सकते हैं। कंक्लूजन यहां से क्या निकलता है कि अगर हम लाइन डिवाइड करना है एक इंडिविजुअल की फ्रीडम, इंडिविजुअल की फ्रीडम क्या हुआ, तो वो हुआ हमारा फंडामेंटल राइट 21, 14, 19 है ना, 22, तो ये हुए हमारे इंडिविजुअल के फ्रीडम। अब दूसरी तरफ हमें ये भी तो देखना है ना कि स्टेट में रियलिटी में वो एक टेररिस्ट तो नहीं है, तो इट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी
is a case of classical dilemma and it is up to the state judiciary civil society जिससे कि हम यहां पर स्ट्राइक कर पाए बैलेंस बिटवीन ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम एंड इंपेरेटिव ऑफ एंटी टेरर एक्टिविटीज। तो ये हमारा एक कंक्लूजन यहां पर निकल कर आता है। तो आई होप आप सभी को ऊपा एक्ट समझ में आया होगा। 10 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है या पॉइंट्स आ सकते हैं लिखने के लिए जब हमारी बात हो स्टेट लिबर्टी या स्टेट ऑब्लिगेशन एंड इंडिविजुअल लिबर्टी की, तो आप इसको हैंडल कर पाएंगे। TJLIB मेरा कोड है, यहां से आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। तारकेश्वर जैन PSIR ये टेलीग्राम चैनल है जहां से आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। हमारी स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं। एथिक्स की क्लास है जहां से आप एथिक्स की क्लासेस में 12 टॉपिक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के कवर किए हुए हैं। 1 तारीख से क्लासेस दोबारा से आपकी शुरू होंगी, तो वहां से आपका टॉपिक जो है आगे बढ़ाएंगे हम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहीं से आप लोगों के लिए क्या है, एक हमारा अच्छा कंटेंट हम ला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।